हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बाल गोविंद भगत। ठीक है, हिंदी का जो है क्षितिज भाग 2 का हम लोग जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जी की स्टोरी देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आए और कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बता पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाल गोविंद भगत जो है, सबसे पहले तो आप लोग बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि इसके लेखक कौन है। अब देखिए बाल गोविंद भगत जो है वो कौन थे। तो बाल गोविंद भगत जो है मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे वो। बाल पक गए थे और लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। तो बाल गोविंद भगत जो है उनका रेखा चित्र, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि बाल गोविंद भगत जी का रेखा चित्र बताइए कि बाल गोविंद भगत जी कैसे थे। तो अगर आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो वहीं से आपको जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्या होगा कि आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत जी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत का हाइट कैसा था। वो एक मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, मतलब ना ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा छोटे थे। उनकी हाइट जो है मीडियम साइज के थे वो। एंड 60 से ऊपर की उनकी एज कितनी थी, 60 से ऊपर के थे और उनका बाल जो है वो पक गया था। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, परंतु उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। मतलब उनकी जो दाढ़ी थी वो क्या हो चुकी थी, सफ़ेद हो चुकी थी और उनका जो चेहरा था वो उससे क्या करता था, जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, वो कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर क्या पहनते थे, कबीर पंथियों की कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। जब ज़्यादा जाड़ा आता, मतलब ज़्यादा ठंडे का टाइम आ जाता, तो वो क्या करते, एक कंबल ओढ़ लेते थे और उनके मस्तिष्क कपार पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन, एक चंदन होता है रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से क्या होता था, शुरू होता था, वो क्या करते थे, लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तुलसी की माला वो गले में उनका देखा जाता था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। बाल गोविंद भगत जो है वो साधु नहीं थे। मतलब ये जो रेखा चित्र उनका दिखा अभी तक, जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्या कपड़े बहुत कम पहनते थे, उनके सर पर क्या लगाते थे, चंदन का टीका लगाते थे, और अगर ज़्यादा जाड़ा पड़ता था तो वो क्या करते थे, कंबल ओढ़ लेते थे, तुलसी का माला पहनते थे अपने गले में। लेकिन इससे ये नहीं समझा जाता है कि वो एक क्या थे, साधु थे। वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। मतलब ये जो कहानी जो बता रहे हैं लेखक जो हैं, जो राइटर जो है वो बता रहे हैं बाल गोविंद भगत की कहानी, और उन्होंने बाल गोविंद भगत को देखा था, उनके बेटे और पतोहू को। पतोहू मतलब क्या होता है, जो बेटे की बीवी होती है उसको क्या बोलते हैं, पतोहू। तो बेटे और पतोहू को तो उन्होंने क्या किया था, देखा था। उनकी गृहिणी का मतलब है उनकी पत्नी, बाल गोविंद भगत की पत्नी को उन्होंने नहीं देखा था, बट उनके बेटे और उनके पतोहू को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब बाल गोविंद भगत जी की खेती बाड़ी भी थी, वो खेती भी करते थे, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु।
कि सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। मतलब वो खेती बाड़ी भी करते थे, उनका परिवार भी था, बट फिर भी बाल गोविंद भगत कैसे थे, साधु जैसे थे। उनकी जो परिभाषा थी वो उसमें उतरता था। कबीर को साहब मानते थे वे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। तो ये जो बाल गोविंद भगत था उनका बिहेवियर कैसा था, तो वो कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे, उनके वो गीत गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर क्या करते थे, वो चलते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, ना ही किसी से झगड़ा करते थे, ना ही वो मतलब लाइक होता है ना झूठ बोलना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। और उनकी एक अच्छी हैबिट क्या थी कि वो कभी किसी की चीज़ें नहीं छूते थे, वो उनको बिना पूछे उसको यूज़ कभी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। पहले के ज़माने में वॉशरूम्स नहीं थे, तो वो दूसरे के खेत में भी नहीं जाते थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें क्या थी, साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब उनके खेत में जो भी चीज़ पैदा होता, वो चीज़ वो क्या करते, पहले क्या करते, वो जो चीज़ था उसको सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से वो 4 कोस दूर था, बट वो फिर क्या करते थे, वहाँ जाते थे उस चीज़ को लेकर कबीरपंथी मठ में। ठीक है, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते। वो क्या करते, उसको दरबार में ले जाते और वो भेंट के रूप में उनको देते। ठीक है, कबीर के मठ में। ठीक है, उसके बाद क्या होता कि जो भी उनको प्रसाद स्वरूप मिलता उसको वो घर मतलब जो भी उनको प्रसाद स्वरूप मिलता उसको वो घर लेकर के आते और उसी से अपना क्या करते, उसी से अपना गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। तो ये उनका जो गाना था, वो गाना गाते थे कौन, बाल गोविंद भगत। तो ये जो लेखक थे वो क्या थे, मुग्ध थे उनके मधुर गान पर, जो वो सदा सर्वदा सुनाने को मिलते। मतलब सदा सर्वदा जो उनसे सुनने को मिलता उस पे क्या थे, लेखक मुग्ध थे बाल गोविंद भगत के गीत पर। तो जो भी चैनल पे लाइक मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंचे और आप इन वीडियोस का लाभ उठा सके। ठीक है, आपके लिए ही मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ, आपके हेल्प के लिए ही मैं वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अपने दोस्तों के बीच भी क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले। ठीक है, आगे देखिए, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। मतलब वो कबीर के गीत भी गाते थे कौन, बाल गोविंद भगत। जल्दी से राइटर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। इससे क्या होगा, आप लोगों को कितना याद है, आप लोग कितने पानी में हो, कितना आप लोगों को याद है, आप लोग अपने आप को देख सकते हो। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो आषाढ़ का महीना, आषाढ़ महीना में क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आषाढ़ की रिमझिम है, रिमझिम मतलब यहाँ पे बारिश हो रही है। और समूचा गांव जो है खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव मतलब गांव में लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो खेतों में लोग क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, कहीं पे रोपनी हो रही है। ठीक है, और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं।
औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। ठीक है, औरतें क्या कर रही हैं? कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। मतलब आसमान में क्या घिरा हुआ है? बादल घिरा हुआ है। धूप, जनरली बारिश के मौसम में क्या देखने को मिलता है? या तो बारिश हो रही है या तो बादल से घिरा हुआ है आसमान। ठीक है, ठंडी पुरवाई चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? ये पूछना ना पड़ेगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रूप में बिठा रही है और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? अपने खेत में क्या कर रहे हैं? धान लगा रहे हैं और पंक्तिबद्ध रूप में वो लगा रहे हैं और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? गीत भी गा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। मतलब उनका गीत सुनकर सब क्या हो रहे हैं? बहुत ही सब मज़े में हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? मतलब उनका संगीत ऐसा जादू चला रहा है सब पर कि बच्चे भी क्या कर रहे हैं? बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसको क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। कहीं हलवाए जो है अपने पैर जो है वो ताल, मतलब ताल में ताल मिला रहे हैं। कहीं पे जो रोपनी कर रही हैं औरतें वो क्या करें, या फिर जो भी मर्द या औरत जो भी, मतलब लड़के लड़कियां जो भी कर रहे हैं, उन लोग की उंगलियां जो है वो क्रमबद्ध रूप में चल रही हैं उनके गाने को सुनकर। ठीक है, भादों की वो अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। थोड़ी ही देर पहले बहुत जोरों की बारिश हो रही थी वहाँ पे और वो बारिश क्या हुई है? खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब देखना, बारिश होने के बाद आप लोग देखना, वॉच करना कि बारिश होने के बाद अगर आप मतलब थोड़े लाइक जंगल वाले इलाके में हो, पेड़ पौधे बहुत है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो मेंढक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? टर टर आवाज़ निकालते हैं। तो उस तरीके से आवाज़ें हो रही हैं, बट ये बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या मतलब कम नहीं कर सकती है, किसी तरीके से रोक नहीं सकती है, डुबो नहीं सकती है। ठीक है, उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। उनका एक खजड़ी था। ठीक है, बजाने वाला हाथ से जो बजाते हैं वो बज रही है और वो गाना गा रहे हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चीहक चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की रात, आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। मतलब इस तरीके से भादों की रात में मतलब बादल चमक रहे हैं, बारिश अभी अभी रुकी है और उनका ये गाना मतलब लोगों को बहुत भा रहा है। अरे, अब सारा संसार निशब्दता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अब लोग देखो, गांव में क्या होता है, लोग क्या करते हैं? जल्दी सो जाते हैं। अभी भी गांव में अगर आप जाओगे कहीं पे तो देखोगे लोगों का हो सकता है पहले की तुलना में अभी टाइम बढ़ गया है सोने का, मतलब लोग लेट से सो रहे हैं। लेकिन मतलब पहले के ज़माने में देखोगे जैसे ही 7 बजते थे, 8 बजते थे तो लोग क्या करने लगते थे? सोने लगते थे। गाँव में यही है कि 7-8 बजते बजते खाना वाना खा के लोग सो जाते हैं, 8 बजते बजते। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वो लोग सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में उठ जाएंगे। तो उनका ये था। तो अभी क्या है, बाल गोविंद भगत जो रात में गाना गा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बाल गोविंद भगत का ही संगीत सिर्फ जाग रहा है और बाकी सो रहे हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की
प्रभातिया शुरू हुई। ठीक है, अभी कार्तिक आया नहीं है कि बाल गोविंद भगत की क्या हो चुकी है, प्रभातिया शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, इन दिनों में वो क्या करते हैं, सवेरे ही उठ जाते हैं। ठीक है, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, और वो नदी में जाते थे स्नान करने के लिए, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। तो वो क्या करते थे, उस समय नहाने के लिए चले जाते थे फागुन में। नहाने के बाद क्या करते थे, वो बाहर, जो गांव के बाहर जो पोखर है वहाँ पर वो बैठ जाते थे और अपना खिचड़ी लेके गाना शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। मतलब ये जो लेखक है वो देर तक सोने वाले, लेकिन एक दिन क्या हुआ था, माघ के महीने में जब दांत किटकिटाने वाली ठंड होती है, उस समय उनका जो संगीत था, उनका जो गाना था बाल गोविंद भगत का, वो लेखक को क्या किया था, पोखर तक ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि अभी पूरब में लोही लग रही थी, जिसकी लालिमा शुक्र और तारा को बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, मतलब अभी अच्छे से सुबह नहीं हुई थी, अभी सूरज भी नहीं उगा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य सा आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। मतलब इतने ठंड में और इतनी सुबह सुबह वो उस वक्त क्या कर रहे थे, चटाई ले करके पूरब की तरफ मुंह करके और एक कंबल ओढ़ करके क्या कर रहे थे, खंजड़ी लेके अपना बैठे थे। वो उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना वो गाने में क्या हो चुके थे, घुस चुके थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मतलब उनका जो कंबल था वो बार बार सरक जा रहा था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। ठीक है, गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, मतलब गर्मी के दिन में भी बाल गोविंद भगत क्या करते थे, अपने घर में आसन जमा लेते थे, अपने घर में क्या करते थे, गाने के लिए बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे उस समय। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो उठती थी। खंजड़ी और करताल की क्या होती थी, भरमार हो उठती थी। और भी लोग जो थे उनके आंगन में चले आते थे, जो कि गीत प्रेमी थे, और वो लोग भी क्या करते थे, गाना गाते थे उनके साथ। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। ठीक है, उस स्वर ताल के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नित्यशील हो उठे हैं। तो मतलब धीरे धीरे गाना में इतना जोर आ जाता, ऐसे गाने लगते बोलो कि धीरे धीरे बाल गोविंद भगत जो है नाचने लगते गाते गाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो उठता था। मतलब सारे लोग भी जो उनके साथ जो गीत प्रेमी थे वो लोग भी डांस नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। मतलब बाल गोविंद भगत के बेटा का क्या हो गया था, निधन हो गया था। उनका बेटा जब मरा तो उस दिन भी बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। मतलब थोड़ा मतलब होता है ना कि जिनका दिमाग उतना ज़्यादा तेज नहीं होता है, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। सही बात है, जो लोग थोड़े बेवकूफ़ मतलब
किसी किसी के एबनॉर्मल टाइप होते हैं, आपने देखा होगा, मतलब थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, उनका दिमाग उतना काम नहीं करता। तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो भी वैसे ही थे। तो इसीलिए बाल गोविंद भगत जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, उनके बेटे की शादी भी हुई थी। पहले शुरू में ही मैंने बोला, मतलब जब स्टार्ट करा तो हमने देखा कि लेखक ने जो है बाल गोविंद भगत के बेटे और पुतोहू को देखा था। पुतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसका बेटा बीमार है, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। ठीक है, जब मरता है तो सब जगह हल्ला हो जाता है। तो उनका बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल उसके ऊपर जो है क्या किए हैं, बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जला दिया है, एक दिया जला दिया है सिरहाने पर। ठीक है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कह रहे थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसान मर जाता है तो जो उनके चाहने वाले होते हैं, वो किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ, मतलब लाइक दैट, तो लोग रोते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लोग रोएंगे ही, क्योंकि उनका अपना जा रहा है और उसको हम कभी नहीं देख सकते, उनको हम कभी छू नहीं सकते, कभी महसूस नहीं कर सकते। ओनली अब वो फोटो में रह जाते हैं। यही नियम है दुनिया की। बट बाल गोविंद भगत जो है वो खुद एकदम प्रैक्टिकल लाइफ जीते, और उनका ये कहना है, उनकी बहू को वो ये कह रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम रोने के बदले उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है, परमात्मा से जा मिला है। ठीक है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। ठीक है, पतोहू से ही आंख दिलाई उसको। उनके बेटे को किससे आंख दिलाई, पुतोहू से आंख दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। मतलब जैसे ही श्राद्ध वगैरह जो भी काम होता है, क्रियाकर्म होता है, वो सारा पूरा होने के बाद क्या किया बाल गोविंद भगत ने, पुतोहू के भाई को बुलाया। ठीक है, उसके भाई को बुलाकर उसको बोला कि तुम उसको लेकर चले जाओ और उसकी शादी कर दो दूसरी जगह। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन बनाएगा कौन, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा कोई भी। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। उनकी पतोह क्या बोल रही है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी एज हो चुकी है, और मैं अगर यहाँ से चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में आपको भोजन बनाकर कौन देगा, आपको खाना बनाकर कौन देगा, और अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको चुल्लू भर पानी भी कौन देगा। तो मैं आपके पैर पड़ रही हूँ कि मुझे आपके चरणों से अलग मत कीजिए। आज के डेट पे कोई ऐसा बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आज के डेट पे तो लोग अकेले रहना चाहते हैं, लोगों को पसंद ही नहीं है कि वो अपने सास ससुर के साथ रहे, उनकी सेवा करे। इट्स फैक्ट। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहूं, उनकी सेवा करूं। ठीक है,
अदरवाइज 90-95% लोग हैं, 98% कह के चलो, सिर्फ 2% ऐसे लोग बचे हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहूं। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। भगत ने क्या कहा, अगर तुम जाओ नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ दूंगा, मतलब छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बिचारी की क्या चलती, मतलब लास्ट तक भगत की ही बात उसको जो है उनकी पुतोहू को मानना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना सत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, वो पैदल जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। वो सोचो, इतना दूर वो जाते थे, घर से खा के निकलते थे, फिर घर पे ही आके खाते थे। वो रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। 4-5 दिन तक वो सोचो सिर्फ पानी पीकर, कुछ नहीं खाकर ऐसे रहते। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत मतलब जो उनका नियम था कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, कुछ भी उपज रहा है खेत में पहले कबीर पंथी में जा कर के दूंगा, तो ये सब नियम वो बुढ़ापे में भी कर रहे थे एज इट इज़, तबीयत खराब होने के बाद भी। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्याय, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे, ठीक है, छीजने लगे, सॉरी। ये सारी चीज़ें वो करते थे, खेती बाड़ी देखते थे, स्नान ध्यान करते थे, गीत गाते थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने उनको बोला कि आप इतना नहाना धोना मत कीजिए, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे वो। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। उस दिन भी वो शाम में क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन क्या मालूम हो रहा था कि मतलब उनके सुर से ही पता चल रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो बाल गोविंद भगत क्या किए, जब शाम में भी उस दिन गाना वाना गाए, फिर रात में वो शायद सोए होंगे, तो सुबह में जब लोगों ने उनकी गाना नहीं सुना, वो गीत गाते थे, वो गीत जब लोगों को सुनाई नहीं पड़ा, तो लोग उन्हें देखने गए कि क्यों भाई गाना नहीं गाए, हो सकता है उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। बट क्या देखा कि वो अब नहीं रहे, बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे, सिर्फ उनका जो है पंजर जो है वो क्या है, पड़ा है। तो ये जो बाल गोविंद भगत की जो स्टोरी है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको डाउट है, और आप लोग इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है, उसका नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करा है या नहीं करा है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके जो राइटर है वो कौन है। तो इसके जो राइटर है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। याद कर लीजिए, बाल गोविंद भगत किसने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत जो कहानी है वो लिखी है। आइए राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। बचपन में ही इनके मम्मी पापा चले गए थे, इसलिए इनकी लाइफ कैसे कटी, काफ़ी अभाव और कठिनाई में कटा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन
1968 में हुआ, मतलब उनका निधन कब हुआ? 1968 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। कितने वर्ष की उम्र में ही छपने लगी? 15 वर्ष में। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें क्या क्या है? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा इसमें क्या है? उल्लेखनीय है। गद्य की विविधि विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोल सकते हो? आपने अगर ये चीज़ पढ़ा है, आपको अगर अच्छे से याद है, तो आप बता सकते हो ना यहाँ पे कि राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बाल गोविंद भगत की जो स्टोरी है, ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। और ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी स्टोरी है कि कैसे बाल गोविंद भगत जी है जो रहते हैं, उनका दिनचर्या क्या है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसका वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए। अभी सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा आपके स्टडी के लिए हेल्प मिलेगा। यहाँ पे मैं ग्रामर रिलेटेड वीडियोस लेकर के आती हूँ, प्लस क्लास 7 CBSE बोर्ड जो है उनके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। क्लास 8 के भी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है NCERT वाले लोगों के लिए। तो आप लोगों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा आपके स्टडी में हेल्प मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। आगे के क्लासेस में मैं बाल गोविंद भगत का जो है क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है अपलोड करूँगी। ठीक है, और आगे के जो चैप्टर्स है वो भी जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड होने वाला है, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।